गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पवन आपका अपने यूट्यूब चैनल ओम साई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज उच्चारण और विशिष्ट वर्णों के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। इस चैनल में जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। आज हम आप लोगों के बीच उच्चारण और विशिष्ट वर्णों के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कैसे किया गया है इसकी चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूं कि एक क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं वो एक चार्ट के माध्यम से बता रहा हूं। जो आपको केवल एक चार्ट को ध्यान देना है, उस चार्ट में जो मैं जिस तरह मैं बना रहा हूं उसी तरह आप लोग अपनी कॉपी और पे उतार लीजिए, ताकि जो है आपको उससे एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने के बाद तुरंत आप जो है उसको अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है। और ये प्रक्रिया कम से कम 4 से 5 बार करेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और एग्ज़ाम के दौरान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस चार्ट से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उच्चारण और विशिष्ट वर्ण के आधार पर कैसे व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है इस श्रृंखला में। तो व्यंजन का वर्गीकरण हम करेंगे किसके आधार पे? तो हमारा है उच्चारण और विशिष्ट वर्णों के आधार पर। विशिष्ट वर्णों के आधार पर तो इसको हम जो है एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों को इस ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगा और आप अपनी कॉपी पे पेन लेकर बैठ जाइए और अपनी कॉपी पे इसे अच्छे से उतारिए, ताकि जो है आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाना चाहिए। तो आइए हम एक उच्चारण स्थान, ठीक, इसमें हम उच्चारण स्थान को रखेंगे, ठीक ना। इसके बाद इसमें हम स्वर रखेंगे। वो स्वर कौन कौन से हैं? 11 स्वर होते हैं हमारे। इसके बाद हम रखेंगे व्यंजन को, और इस व्यंजन में हम केवल 25 वर्ड को ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम रखेंगे अंतस्थ को, रखेंगे अंतस्थ को रखेंगे। और आप लोगों को पता अंतस्थ की संख्या कितनी है? तो 4 है। इसके बाद इसमें हम उसमें व्यंजन को रखेंगे। उसमें व्यंजन को यहाँ पे हम रखेंगे। उसमें व्यंजन को कितने हमारे हैं? ये भी हमारे कितने हैं? 4। विसर्ग, इसमें विसर्ग को रखेंगे। विसर्ग हमारे कितने हैं? 1 है। इसके बाद हम अनुनासिका को रखेंगे। अनुनासिका को रखेंगे। इसके बाद विशिष्ट वर्ण यहाँ पे रखेंगे। और हम आप लोगों से बता रहे हैं कि और विशिष्ट वर्ण कितने हैं? 1 हैं, ठीक ना, जो कि हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके जो है हम इसके उच्चारण स्थान को जान लेते हैं। पहला हम लिखेंगे के
टी एम डी ओ, ठीक। फिर ये हमारा हो गया क्या, कंठ हो गया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। हमारे कितने हो गए ये, तो ये हमारे 5 हो गए। इसके बाद जो है आता है कंठ, तालव्य, उसके बाद होता है कंठोष्ठ, उसके बाद आता है दंतोष्ठ, उसके बाद आ जाता है नासिका, ठीक। तो हम लोग ये गिन लेते हैं कि हमारे जो है उच्चारण स्थान कुल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे टोटल कुल उच्चारण स्थान कितने हैं, तो हमारे कुल 9 उच्चारण स्थान हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया भी है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान की संख्या कुल कितनी है। उसको हम अभी लास्ट में कुछ क्वेश्चन लेंगे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में जो आए हुए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के एग्जाम में आंसर वर्णमाला से आते हैं, ठीक है। तो हम आपको अगले इसको ख़त्म करने के बाद हम आगे चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच हम प्रस्तुत होंगे। तो हम पहले जान लेते हैं कि उच्चारण स्थान को कहाँ कहाँ पे रखा गया है, इसको कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है और इसे हमें कैसे याद करना है। और ये चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाया है और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और इस चार्ट को आप अपने कॉपी पे कम से कम 2 से 3 बार अपने से सोच के लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो सके, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्वर को रखते हैं, फिर उसके बाद व्यंजन को रखेंगे, अंतस्थ को रखेंगे, उष्म को रखेंगे, विसर्ग को रखेंगे, नासिका को रखेंगे, उसके बाद हम आखिरी में विशिष्ट वर्ण को रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम रखेंगे हम लोग पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि आ स्वर हमारे जो है टोटल 11 होते हैं, उनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ पे है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। तो कंठ हमारा क्या है, आ ये हमारा जो है, ये हमारा जो आ हमारा कंठ है। इसके बाद आता है ई, इसे हम किस में रखे हैं, तालु में। उसके बाद हमारा आता है री, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, री आता है। उसके बाद इसको दंत में हम लोगों ने, जैसा कि पहले एक क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था कि दंत, हमने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि कोई भी स्वर दंत नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्रॉस कर दे रहे हैं। उसके बाद आता है ओष्ठ में ऊ हो जाता हमारा, ठीक है। और अगला हमारा है कंठ तालव्य। आप लोगों को बताया था संधि स्वर में कि संधि स्वर में कैसे जो है संयुक्त व्यंजनों को विद्वानों ने किस तरह से बनाया था। तो आप लोग जानते हैं कि अ और ई मिलके उन्होंने ए बनाया था, ठीक है। आप लोगों को मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था, आप लोग पीछे जाके एक बार पुनः चेक कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ए, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठोष्ठ में हमारा क्या क्या आएगा, वो औ, ठीक है। तो कुल हमारे कितने स्वर हो गए, तो ये हमारे 5 और 9 2 11 है, ठीक है। ये हमारे स्वर जो है, स्वर के उच्चारण स्थान को हमने जो है यहाँ पे हमने प्रदर्शित किया। अब आइए हम देखते हैं व्यंजन को। इसमें कि कोई दंतोष्ठ स्वर, कोई स्वर जो होता है
दंतोष्ठ नहीं होता है और ना ही स्वर नासिका होती है। ठीक है, अब आइए हम लोग व्यंजन की बात करते हैं। अब क से क वर्ग आ जाता है इसमें कंठ में। क वर्ग का मतलब होता है, क वर्ग का मतलब मैं आपको बता देता हूं। क वर्ग मतलब क से लेके अंगा तक, क ख ग घ अंगा। तो हम पूरा वर्ड ना लिख के इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इस संधि में आपको पूरा वर्ड नहीं देगा, इसी शॉर्ट फॉर्म में आपको देगा। हम जब आपको संधि बताएंगे तो आपको संधि में इस चीज को कैसे प्रयोग किया गया है आपको वहां पे समझाएंगे। तो आइए हम क वर्ग को देख लेते हैं। फिर आ जाता हमारा च वर्ग, इसके बाद हमारा आ जाता है ट वर्ग, इसके बाद आता है त वर्ग हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा प वर्ग। ठीक ना, यानी कि हमारे 5 जो है 25 वर्णों को जो है क वर्ग 3 2 5 यानी क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। ठीक है, अब हम लोग अंतस्थ को रख लेते हैं। अंतस्थ में हम लोगों ने पिछली कक्षा में आपको कई बार जो है वर्णों के उच्चारण स्थान को बोलते हुए मैंने वर्ण को लिखा है। ठीक है, कई बार मैंने इसका उच्चारण किया है ताकि आप लोगों को सुन सुन के याद हो जाए, और हम लोगों ने यहाँ पे देना है। तो आइए हम लिखते हैं। हम जो है या को जो लिखते हैं, या को तालव्य में लिखते हैं। ठीक है, या को हम क्या इसमें लिखते हैं, तालव्य में, यानी कि या का उच्चारण स्थान जो है कंठ में नहीं हुआ है, सॉरी अंतस्थ का प्रयोग जो है कंठ, कोई भी वर्ड जो है कंठ में नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कंठ को क्रॉस कर दे रहे हैं, काट। ठीक है, उसी तरह इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं या और रा भी हमारा क्या है, रा को हमने जो है मूर्धा में रख दिया। ठीक है, रा को हमने किस में रख दिया, मूर्धा में रख दिया। अब बचता है ल और व। तो ल को हम लिख देंगे दंत है हमारा, ल का उच्चारण स्थान हमारा दंत होता है, या का उच्चारण स्थान हमारा तालु होता है, र का उच्चारण स्थान हमारा मूर्धा होता है। समय हमारी जीवा जो है या तो टेढ़ी हो जाए या उसमें कंपन हो, उसे हम मूर्धा कहते हैं। तो हमने र को जो है, र का उच्चारण करिए आप लोग, देखिए आपको लगता है कि र हमारा जो है बोलने में हमारे जो है जीवा क्या होती है, कंपन कर रही है, इसलिए इसको हम र में रखते हैं। ल का प्रयोग करते हैं तो ल को बोलते समय ल जीवा हमारी क्या होती है, दांत में स्पर्श हो रही है, इसलिए इसको हम दंत में रखते हैं। दंत का प्रयोग करते समय हम जब हमारी जीवा दांत पे स्पर्श करे तो उसे हम दंत कहते हैं। तो उसे हम ल को जो किस में रख दिए, हमने दंत में रख दिया है। अब बचता ओ का उच्चारण करते समय हमारा जो ओष्ठ होता है और दांत आपस में सट जाते हैं, इसलिए उसको हम दंतोष्ठ में रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस में रखेंगे, वा को दंतोष्ठ में रखेंगे। बाकी हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा ओष्ठ, कोई भी वर्ड हमारा क्या है, ओष्ठ नहीं है, कोई भी वर्ड हमारा जो कंठ तालु नहीं है, और ना ही अंतस्थ व्यंजन का वर्ड जो है कंठोष्ठ है, और वह हमारा उच्चारण जो है ये दंतोष्ठ है। व का उच्चारण करते समय हमारी जो दांत है ओष्ठ से स्पर्श होता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहा गया है। ठीक है, ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप अंतस्थ का उच्चारण स्थान समझ लिए। अब हम आते हैं उष्म का प्रयोग कहाँ कहाँ किस किस उच्चारण स्थान पर किया गया है, उसको हम जान लेते हैं। तो ह हमारा क्या है, ह हमारा क्या है, कंठ है। ह को हम किस में रखते हैं, ह को हम कंठ में रखते हैं। आपको हमने जब व्यंजन पढ़ा रहे थे तो उसमें को उसके उच्चारण स्थान की जगह पे हमने रखा था। आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि ह का उच्चारण स्थान हम लोग कंठ में रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा तालव्य से आता है। तो तालव्य से को आपको पता ही है, जिसमें हम शहर लिखते हैं, तो शहर, तो हम यहाँ पे उसको बोलने में हमारी जीवा क्या होती है, ताल को स्पर्श करती है, इसलिए हम उसको शहर कहते हैं, और इसका प्रयोग हम जो शहर में करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है, मूर्धा श। ठीक है, ये हमारा आ जाता है मूर्धा श।
इसको बोलने में हमारी जीवा में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, इसलिए इसको हम मूर्धा में रखते हैं। इसके बाद आता है स। स को हम किस में रखते हैं, दंत में रखते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो है दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, दंत सा में रखते हैं। क्योंकि अब आ जाते हैं हम लोग विसर्ग को, तो विसर्ग को भी हम लोग कहाँ रखते हैं, कंठ में रखते हैं। और विसर्ग हमेशा किसके साथ जुड़ा होता है, स्वर के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। विसर्ग में क्या होता है, स्वर और व्यंजन दोनों जुड़े होते हैं, इसलिए इसको आप लोगों को बताया यह है कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन उसे कहते हैं जिसको किसी स्वर के सहायता से, ऐसे अक्षर जिसे किसी स्वर के सहायता से बोले जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो हमारा विसर्ग है, तो विसर्ग है, तो विसर्ग में हम आ लगा देते हैं, समझ रहे हैं, आ लगा देते हैं। जब हम आ लगा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, व्यंजन हो जाता है, ठीक है, व्यंजन हो जाता है। अगर हम इसको आ ना लगाएं तो एक तरह से हमारा ये एक अक्षर हो जाएगा, ठीक है, हमारा एक तरह का अक्षर हो जाएगा। और क्योंकि आ लगाने पे जो है ये हम विसर्ग बन जा रहा है, इसलिए इसको हम किस में रखेंगे, कंठ में रखेंगे, ठीक है, इसको हम किस में रखेंगे, कंठ में रखेंगे। अनुनासिका, ठीक है, इसे अनुनासिका को हम ऐसे दर्शाते हैं क्योंकि अनुनासिका में ये जो है एक तरह से अक्षर हो जाएगा, और इसको जो हम व्यंजन के साथ जो है, सॉरी, इसको जब हम स्वर के साथ जो लगा देंगे तब ये जाके हमारा पूरा व्यंजन बनेगा, ठीक है। इसके साथ लगाएंगे आ के साथ, अब हमारा ये क्या हो गया, पूरा व्यंजन हो गया, ठीक है ना। अब आती है बारी जो है विशिष्ट वर्ण की। विशिष्ट वर्ण को हम किस में रखेंगे, क्योंकि विशिष्ट वर्ण को जो हम रखेंगे ट वर्ग में रखेंगे। ट वर्ग मतलब मूर्धा में रखेंगे। और इसको विशिष्ट वर्ग को मैं एक स्पेशल जो है लिख के इसको हम आपको समझाएंगे कि इसे घोष, किस वर्ण को घोष कहते हैं, किस वर्ण को महाप्राण कहते हैं, किस वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं, कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, मैं आपको विस्तृत आपको बताऊंगा। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो इसको हम जो है ड़ कहते हैं और ढ, ठीक है। तो इसे जो हम यहाँ पे रख दिए, इसका उच्चारण स्थान क्या हमारा, मूर्धा है। अब आ जाती है बारी नासिका की। तो नासिका को हम किस में ले जाएंगे, नासिका जो हमारा पंचमाक्षर होता है, इसको हम जो है नासिका में लिखते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर आप जानते ही हैं, पंचमाक्षर व्यंजन के जो क से लेके माँ तक के जितने वर्ण हैं उसके जो है हर वर्ग, यानी क वर्ग का आखिरी अक्षर, च वर्ग का आखिरी अक्षर, यानी इसको हम लिख देंगे क वर्ग का आखिरी अक्षर ङ, और च से जो है इया आखिरी अक्षर क्या है, इया, फिर ट ठ ड ढ ड़, फिर हमारा त थ द द न, फिर म, ठीक है। तो इसका उच्चारण नासिका को हम जो है यहाँ पे यमं गणनम कहते हैं, ठीक है। और इसे केवल नासिका ना कह के, जैसे अंगा है, जैसे हमारा ये क्या है, अंगा है, अंगा हमारा किस वर्ण का अक्षर है, क वर्ग का अक्षर है, और क का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इसको हम क्या बोलेंगे, कंठ नासिका, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कंठ नासिका। उसी तरह यहाँ है, यह हमारा किस वर्ग का अक्षर है, तो यह हमारा च वर्ग का अक्षर है, और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, तो यहाँ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु नासिका, ठीक है। उसी तरह ड़ का उच्चारण स्थान जो हमारा ट वर्ग है, ट जो हमारा मूर्धा में, तो मूर्धा नासिका हो जाएगा। उसी तरह न वर्ग न है, न हमारा जो किस में आ जाता है, दंत में आ जाता है, तो दंत नासिका हो जाएगा। म जो हमारा किस में आ जाएगा, तो ओष्ठ में आ जाएगा, तो ओष्ठ नासिका हो जाएगा। तो इसका उच्चारण स्थान आप केवल नासिका ना लिख के इसके जो है उच्चारण स्थान के साथ पीछे आपको नासिका जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का एक चार्ट, हमने जिसके माध्यम से आपको बताया है, और इसे आप कम से कम 3 से 4 बार इसको आपको रिवीजन करना होगा, और सोच के, ये नहीं कि बस देख के उतारना है। इससे क्या होगा कि आप लोग देख के उतार तो लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप एक चार्ट बनाइए, चार्ट को अपने हिसाब से जो हाई करिए, उसके बाद जो है
उस चार्ट में अपने से लिखिए कि कौन कौन का वर्ण कहाँ कहाँ पे है। तो हमने आज स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण को पूरी तरह से उच्चारण के आधार पे हमने आपको समझाया। अब हम लेते हैं विशिष्ट वर्ण को, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो विशिष्ट वर्ण तो विशिष्ट वर्ण को हमने किस में रखा था? हमारा दो विशिष्ट वर्ण हैं, कौन कौन से? ड़ और ढ, ठीक है। ये हमारे दो विशिष्ट वर्ण हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने बताया है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, ठीक ना। इसका उच्चारण क्या है? मूर्धा है, ठीक है। इसका जो है, इसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। इसको क्या कहते हैं? महाप्राण। और हमारे क्या हैं? दोनों क्या हैं? घोष हैं। ये वर्ण क्या हमारे? घोष या सघोष, ठीक। ये भी क्या हमारे हैं? घोष या सघोष, ठीक ना। हमारे क्या क्या है ये वर्ण? ये हमारे विशिष्ट वर्ण हो गए, ठीक है। विशिष्ट वर्ण के आधार पे जो है व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। तो ये हमारे दो वर्ण हैं जो दोनों क्या उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। और ड़ जो है हमारा अल्प प्राण है और ढ हमारा महाप्राण है। और घोष और दोनों वर्ण हमारे क्या हैं? दोनों हमारे घोष, ठीक है। आइए हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है।